बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 7 मार्च है और ईरान पर अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों के हमलों का 8वां दिन है। जंग 8वें दिन में दाखिल हो गई है और वो खदशा जिसका इजहार पहले दिन से किया जा रहा था, उस खदशे ने अब हकीकत का रूप धारना शुरू कर दिया है। ईरान के खिलाफ जंग अब ईरानी सरहदों से बाहर निकलकर पूरे खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो चुकी है और अब बाकायदा प्रैक्टिकली अमली तौर पर पाकिस्तान पर इसके असरात आना शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो ओवरऑल मंजरनामा क्या है, इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन क्या चल रही है, लेकिन खास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से कि जहां पर हमें अब ये कंफर्मेशन मिल रही है कि पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर बाकायदा मुतालबा किया गया है सऊदी अरब की तरफ से कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। वो जो म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, SMDA, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, अब उस मुआहदे के तहत पाकिस्तान से ईरानी हमले रुकवाने के लिए मदाखलत का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान अगर ऐसा करता है, पाकिस्तान कौन से 3 तरीके हैं जिनसे यह काम सरंजाम दे सकता है, और तीनों के अपने अपनी लिमिटेशंस और अपने अपने मसाइल हैं। किस तरीके से पाकिस्तान के लिए अब ये एक मुश्किल तरीन फैसले का वक्त है और सिचुएशन किस तरफ जा सकती है, इस तमाम सूरत हाल पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले जो सऊदी अरब के वज़ीर दिफा हैं खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन सऊदी अरेबिया, उनसे मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की। और उस मुलाकात के बाद सऊदी वज़ारत दिफा ने एक बयान जारी किया है और खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद जो हैं, उन्होंने वज़ीर दिफा ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से इस मुलाकात की तफसीलात शेयर की हैं। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली इसके ऊपर कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से सरकारी तौर पर बयान आने का मतलब ये है कि अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तान से इस जंग में जो ईरानी साइड से ओरिजिनेट होने वाले हमले हैं जो सऊदी अरब फेस कर रहा है, उनको रुकवाने का मुतालबा किया गया है। अब इसमें लिमिटेशंस क्या होंगी, पहले तो मैं आपको ज़रा पढ़ के सुना देता हूं कि जो बयान सऊदी वज़ारत दिफा ने और सऊदी वज़ीर दिफा ने खुद ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया, और फिर हम बात करेंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, उसके लिए पाकिस्तान को क्या करना होगा, कौन से 3 ऑप्शंस हैं और उन तीनों ऑप्शंस की अपनी अपनी लिमिटेशंस क्या हैं। जो सऊदी वज़ारत दिफा है उसने ट्वीट किया, अरबी ज़ुबान में ट्वीट किया, मैं उसका अंग्रेज़ी जो है वो तर्जुमा आपके सामने रख देता हूँ कि हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, met in Riyadh with His Excellency the Chief of Defence Forces and Commander of the Pakistani Army, Field Marshal Asim Munir, यानी उनसे मुलाकात की। During the meeting, the Iranian attacks on the kingdom were discussed within the framework of the Joint Strategic Defence Agreement between the two brotherly countries and ways to stop these attacks। यानी इस मुलाकात के दौरान किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया पर ईरानी हमलों को डिस्कस किया गया विद इन दी फ्रेमवर्क, उस फ्रेमवर्क में जो कि जॉइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है, उसके तनाजुर में उन हमलों का जायजा लिया गया और उन इकदामात को जिनके जरिए इन हमलों को रोका जा सकता है उस पर बातचीत हुई। Both sides hoped that the Iranian side would prevail with wisdom and reason and refrain from wrong calculations। कि दोनों जानिब तरफैन ने, पाकिस्तान ने और सऊदी अरब ने, इस उम्मीद का इजहार किया कि ईरान जो है वो दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेगा और किसी भी मिस कैलकुलेशन से बाज रहेगा। The meeting was attended by His Excellency the Chief of the General Staff, Lieutenant General Fayyad bin Hamad Al Ruwai, and His Excellency the Advisor to His Highness the Minister of Defence for Intelligence Affairs, Mr. Hisham bin Abdul Aziz bin Saif। Pakistani side पर the meeting was attended by Secretary to His Excellency the Chief of Defence Forces, Army Chief Major General मोहम्मद जवाद तारिक, यानी ये लोग थे जिन्होंने इस मुलाकात में शिरकत की। साथ ही फिर जो प्रिंस खालिद हैं, खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़, वो खुद भी ट्वीट करते हैं कि मेट विद पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, we discussed Iranian attacks on the kingdom and the measures needed to halt them within the framework of our joint strategic defense agreement। यानी उन इकदामात के ऊपर बात हुई जो ज़रूरी हैं इस
म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के तहत जिनसे इन हमलों को रोका जा सके। वी स्ट्रेस्ड that such actions undermine regional security and stability and expressed hope that the Iranian side will exercise wisdom and avoid miscalculation। लगभग वही बात जो सऊदी वजारत दिफा ने की। अब जाहिर है ये एक बहुत सेंसिटिव, बहुत हसास मामला है और इसके ऊपर अब तबसरे भी शुरू हो जाएंगे, इसके ऊपर प्रोपेगेंडा और काउंटर प्रोपेगेंडा भी शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी एक वजाहत जो है वो वजारत इत्तलात की तरफ से आ चुकी है और इस पर बिल्कुल ही जज्बात को एक तरफ रखकर इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से ज़रा इस तमाम मामले का जायज़ा लेते हैं और पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है। दिस गोज़ विदाउट सेइंग, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो जब हुई उसको पूरे पाकिस्तान में वेलकम किया गया और ईरान ने भी उसके हवाले से बड़ा ही पॉजिटिव बयान दिया था और ईरान ने भी उसको वेलकम किया था। और आपको याद होगा कि कुछ खबरें ऐसी भी चली थी कि ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है ये इसकी एक्सटेंशन हो सकती है, इसमें दीगर ममालिक शमूलियत में दिलचस्पी रखते हैं, उनमें मुमकिन तौर पर ईरान हो सकता है, उनमें मुमकिन तौर पर तुर्की हो सकता है, उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, यानी ये सारे अंदाजे लगाए गए थे, ये बातचीत की गई थी। लेकिन ये जो है एग्रीमेंट, ये दिफाई मुआहिदा टेस्ट बन जाएगा, इम्तिहान बन जाएगा और वो इम्तिहान की घड़ी आ जाएगी, इतनी जल्दी आ जाएगी, इसके हवाले से जाहिर है कि किसी को अंदाज़ा नहीं था। अब दिस गोज़ विदाउट सेइंग कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है, बाकायदा हमला होता है, तो पाकिस्तान सऊदी अरब से ये तवक्को नहीं रखता कि पाकिस्तान जो है उसके दिफा के लिए सऊदी अरब के जहाज़, सऊदी अरब की फ़ौज या सऊदी अरब जो है उसके डिफेंस सिस्टम्स जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि वो उसमें हम खुद कफील हैं। इसी तरीके से सऊदी अरब पाकिस्तान से ये तवक्को नहीं रखता होगा कि अगर सऊदी अरब पर हमला हो जाए तो उस सूरत में पाकिस्तान जो है वो तेल के कार्गो जहाज़ जो है वो सऊदी अरब की मदद के लिए रवाना कर देगा, क्योंकि उनके पास जो कुछ है उन्हें हमसे वो नहीं चाहिए और हमारे पास जो कुछ है हमें सऊदी अरब से वो नहीं चाहिए। हमें तेल चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें सफारती असर व रसूख चाहिए, वो हम सऊदी अरब से यकीनन मांगेंगे, सऊदी अरब हमें फराहम करेगा। और अगर यही सिचुएशन खुदा न खास्ता सऊदी अरब के ऊपर हमले की बन जाती है तो उनको भी हमसे जो दरकार होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन किसके खिलाफ होगा, दैट इज द क्वेश्चन। कि जब ये कहा गया कि ये नेटो की तर्ज पर, जिसका आर्टिकल 5 जिसके चार्टर का ये कहता है कि एक पर हमला सब पर हमला, कि किसी भी नेटो मुल्क, रुकन मुल्क के ऊपर हमला होगा तो उसको दूसरे पर हमला तस्वुर किया जाएगा, तो ये क्लॉज जो है वो उसी तरीके की नेटो के तर्ज का जो है वो ये मुआहदा हुआ था। अब पाकिस्तान, जाहिर है कि ये एक बड़ा ही मुश्किल मरहला है कि जहाँ पर ईरान जो है उसकी जानिब से पहले ये बयान दिया गया कि जो हमले सऊदी अरब में हुए हैं उनमें से फलां हमले हमने नहीं किए। रास तनूरा ऑयल फैसिलिटी के ऊपर हमने हमला नहीं किया। ईरान ने तुर्की की जानिब, अज़रबैजान की जानिब और उसके अलावा गल्फ़ में जहाँ जहाँ ऑयल फैसिलिटीज़ को या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं पर डैमेज हुआ है, उन हमलों से ऐलान ला ताल्लुकी किया है कि ये हमने ओरिजिनेट नहीं किया। हम सिर्फ और सिर्फ अमरीकी जो अड्डे हैं, जो उनका जहाँ से इंटेलिजेंस नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है, जहाँ पर रडार्स मौजूद हैं, जहाँ पर उनकी बेसिस मौजूद हैं, जहाँ से उनके तैयारे उड़ते हैं, जहाँ से उनके बहरी बेड़ों को कंट्रोल किया जाता है, हम सिर्फ और सिर्फ उसको निशाना बना रहे हैं। अब जाहिर है कि इसके ऊपर अब सऊदी अरब और दीगर ममालिक इंटरनेशनली भी बात होना शुरू हो चुकी है कि मोसाद जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है, कर सकता है और इस खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक को आपस में लड़वाने के लिए ये सब कुछ जो है वो हो सकता है। लेकिन अब सऊदी अरब का बाकायदा पाकिस्तान से ये मुतालबा करना, इसका मतलब ये है कि सऊदी इंटेलिजेंस जो है उसके पास एम्पल एविडेंस या इनफ इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ये ईरान ही की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन फिर एक ब्रॉडर क्वेश्चन जो है वो इसमें आ जाता है कि पाकिस्तान कौन से 3 ऐसे इकदाम हैं जिनके ज़रिए इसको रोकने की कोशिश कर सकता है। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक एफर्ट के ज़रिए। क्या इस वक्त हालत जंग में मौजूद ईरान जो आउटराइटली अमरीका की तरफ से, मुख्तलिफ इंटरलॉक्यूटर और रीजनल प्लेयर्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट जो है वो भिजवाई जा रही हैं, पसे पर्दा ये कोशिशें की जा रही हैं कि ईरान के साथ इस जंग को लपेटा जाए, ईरान उनको आउटराइटली रिजेक्ट कर रहा है। इसके हवाले से सैयद अब्बास इराक़ची, अली लारिजानी, मसूद पज़ेश्कियान, द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, उनकी तरफ से बाकायदा इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। अब अगर इस जंग को रोकने के लिए, इन हमलों को रुकवाने के लिए
कोई रिक्वेस्ट ईरानी लीडरशिप इस वक्त मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक एफर्ट क्यों कर कामयाब होगा। लेकिन इसका इम्कान बहरहाल इस वजह से मौजूद है कि ईरान जो है अगर उसकी तरफ से अटैक्स ओरिजिनेट हो रहे हैं और पाकिस्तान हमसाये के तौर पर और अपना सफारती असर व रसूख गिवन द फैक्ट कि 959 किलोमीटर का पाकिस्तान का शेयर्ड बॉर्डर है, एक जाहिर है कि जब आप के जो है वो बॉर्डर्स जुड़े हों तो फिर आपके हाँ बहुत सारे लड़ाई का इम्कान भी होता है और दोस्ती का इम्कान भी होता है। और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक चेकर्ड हिस्ट्री है, अप्स एंड डाउन्स जरूर रहे हैं, लेकिन पॉस्चरिंग जो है वो बड़ी फ्रेंडली और ब्रदरली पॉस्चरिंग है दोनों ममालिक की एक दूसरे की तरफ। अब पाकिस्तान जाहिर है कि ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की हमसायगी में तमाम ममालिक जो हैं उनके साथ कहीं ना कहीं इस किस्म का मसला चल रहा हो कि आप इंडिया के साथ अभी आपकी जंग होकर हटी है और आप यूं समझें कि पाकिस्तान इंडियन प्रॉक्सी वॉर का निशाना है। पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर महफूज नहीं है, वेस्टर्न बॉर्डर में अफगानिस्तान जो है वहाँ पर पाकिस्तान इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं अभी भी हालत जंग में है। और अब अगर ईरान के साथ ये मामला शुरू हो जाता है, खुदा न खास्ता किसी मुखासमत की तरफ चला जाता है, तो पाकिस्तान की हमसायगी में फिर सिर्फ चीन बच जाएगा या समंदर बच जाएगा, उसके अलावा एक अजीबो गरीब किस्म का जो है वो सैंडविच हो जाएगा पाकिस्तान इस सारे तनाजुर में। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान से क्या मुतालबा किया जा सकता है? देखें, दो ही तरीके हैं, तीन तरीके हैं सऊदी अरब के ऊपर मुमकिन ईरानी हमलों को रोकने के लिए। एक ये कि आप सफारती एफर्ट करो और ईरान आपकी बात मान ले, जो हमें इस वक्त करंट सिनेरियो में मुमकिन नजर नहीं आता। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपना दिफाई साजो सामान सऊदी अरब की हिफाजत के लिए वहाँ पर मुंतकिल कर दें। आप अपने रडार्स, आप अपने जैमर्स, आप अपनी एंटी ड्रोन जो है वो इक्विपमेंट है, जो आपके पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, आप उनको मुंतकिल कर दें सऊदी अरब। अब मामला यह है कि ईरान ये कह रहा है कि हम वहाँ पर अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं और हमारे पास जो डिफेंस इक्विपमेंट है और ख़ासतौर पर जो हमारा एरियल डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो चाइनीज़ मेड है। अब चाइना का इक्विपमेंट सऊदी अरब में लेकर जाना और सऊदी अरब में अमरीकी अड्डों की हिफाजत करने के लिए उसको इस्तेमाल करना, दिस गोज विदाउट सेइंग कि अगर जो मुकद्दस मकामात हैं उनके ऊपर ईरान क्या दुनिया का कोई भी शख्स मैली आंख से भी देखे तो पूरा आलम इस्लाम जो है उस आंख को निकालने के दर पे हो जाएगा। उनकी हिफाजत जो है वो दैट इज़ अ रेड लाइन, जो पूरा आलम इस्लाम जो है उसके लिए मुकद्दम और मुकद्दस है। लेकिन अब सऊदी अरब में अगर ईरान ये पोजीशन लेता है कि हम अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं, तो ये टेक्निकली एक बहुत मुश्किल मामला हो जाएगा कि आप चाइनीज़ इक्विपमेंट जो है वो ले जाकर ये काम करें सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस फॉर दैट मैटर, या फिर वो फैसिलिटीज़ जहाँ पर ईरान कह रहा है कि यहाँ से हमारे ख़िलाफ़ जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं अटैक। फिर तीसरा मामला ये है कि जहाँ से हमला जो है वो ओरिजिनेट कर रहा है, जहाँ से हमला हो रहा है उस जगह को टारगेट करके इन अटैक्स को इम्पॉसिबल बना दिया जाए। अगेन इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। यमन की मिसाल हमारे सामने है, आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, रिसोर्सेज के एतबार से, दिफाई कुव्वत के एतबार से ईरान के मुकाबले में बहुत ही कमतर आप यूँ समझ सकते हैं कि पावर है यमन। यमन की कोई ऐसी रेगुलर आर्मी नहीं है जो फायर पावर इंडेक्स में कहीं एग्जिस्ट करती हो, उनकी नेवल पावर जो है वो नहीं है। लेकिन एसिमेट्रिक वॉरफेयर में 2015 से ऑनवर्ड 2026 की हम बात कर रहे हैं, अरब डॉलर्स, खरबों डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो उस कोलेशन ने खलीजी ममालिक की स्पेंड किए, अमेरिका बरतानिया की सरपरस्ती हासिल रही, लेकिन यमन में वो आदाफ अचीव नहीं हो सके। होसीज अभी भी एक हकीकत के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। द ओनली थिंग दैट वाज अचीव्ड के इंसानी तारीख में वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर जो है या क्राइसिस जो है वो क्रिएट हुआ अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक, जो कुछ यमन में हुआ है। अगर यमन में वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए तो ईरान में क्यों कर मुमकिन होंगे, जो कई गुना बड़ी जो है वो पावर है। और फिर उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, पाकिस्तान जाहिर है कि ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान को इसमें डिप्लोमेटिक हल निकालना पड़ेगा। जब आप ममालिक के दरमियान मुआहदे करते हैं तो उसमें जाहिर है कि फिर आप उससे बैक ऑफ नहीं कर सकते। बट अगेन उसके ऊपर एक ब्रॉडर क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी क्योंकि तफसीलात सामने नहीं है, क्या वाकई इसमें इस मुआहदे में जो है वो ये तमाम लवाजमात मौजूद हैं कि चाहे कहीं से भी अटैक ओरिजिनेट होता हो तो उसके दिफा जो है वो एक दूसरे का किस किस तरीके से जो है वो करना है। बहरहाल ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और इसमें जो जंग के असरात हैं वो अब ईरानी सरहदों से बाहर निकल कर पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान में डेली लाइफ को मुतासर करना शुरू हो चुके हैं। हैरान कुन तौर पर
कुछ ऐसे इमेजेस हैं, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो ईरान से आ रही हैं, जिसके मुताबिक ईरान शायद इतना मुतासर नहीं हुआ जितना हमारे यहाँ लोग जो हैं आपके खाने पीने की अशिया की कीमतों के बढ़ने से लेके जो पेट्रोलियम प्राइसेस का ऊपर जाना है, इसको फ्रॉम डे वन इसको हम प्रेडिक्ट कर रहे थे। लेकिन इसमें हैरान कुन तौर पर जो इजाफा है वो इजाफा इंतहाई खौफनाक है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आप खुद जाकर अपने तौर पर आदाद शुमार उठा लें कि अक्टूबर 2021 ये जो 55 रुपए प्राइसेस बढ़ी हैं और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है पेट्रोल के ऊपर वो 20-21 रुपए बढ़ाकर हातम ताई की कब्र पे लात मारते हुए हुकूमत ने कहा कि जनाब हम 20-21 रुपए जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो डीजल पर कम कर देते हैं और हम थोड़ा सा इसको, ये हुकूमत, आप अगर कोई बहुत मिनिमम किस्म का वर्ड जो है वो इस पर इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप ये जो वाइट कॉलर डकैती मार रहे हैं, दिस इज़ वेरी अनफेयर। देखें, जो साल 2021 अक्टूबर का महीना यही 84 से 85 डॉलर फी बैरल जो है वो ब्रेंट गया था और उससे 10 रुपए कीमत बढ़ी थी। 137 रुपए का पेट्रोल पाकिस्तान में दस्तयाब था और उस वक्त जो है वो डॉलर की कीमत 171 रुपए थी। अब कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता कि आप जस्टिफाई कर दें कि अगर कीमत जो है वो आज बढ़ी है तो आपने उसका इम्पैक्ट फौरी तौर पर क्यों ट्रांसफ़र कर दिया। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से पेट्रोल पंपों पे लाइनें लग गई, जो शॉर्टेज क्रिएट की गई, उसका जो है वो नारा लगाया गया। अंदर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग शायद वो इन्फॉर्म कर देते हैं पेट्रोल पंप मालिकान को, वो स्लो डाउन कर देते हैं उसकी सेल। और पाकिस्तान में हज़ारों पेट्रोल पंप्स, सिर्फ PSO की बात कर लें तो वो तकरीबन 3800 से ज़ायद पेट्रोल पंप उनके हैं और एक नॉर्मल पेट्रोल पंप जो है उसके स्टोरेज कैपेसिटी 1000 लीटर्स की होती है। कम से कम आप यूँ समझें कि 10,000 लीटर का स्टोरेज जो है वो टैंक, एक स्टोरेज टैंक होता है। तो मल्टीपल स्टोरेज टैंक्स जो हैं वो हर पेट्रोल पंप में मौजूद होते हैं। और आज उसके बाद आप PSO के बाद शेल की बात कर लें, अटक की बात कर लें, काल्टेक्स है, पार्को है, मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स हैं, प्राइवेटली जो है वो लोग रखते हैं। तो वो जो पड़ा पेट्रोल जो है वो किसी के पास 1 लाख लीटर पड़ा था, किसी के पास 2 लाख लीटर पड़ा था या 50,000 लीटर पड़ा था। तो पड़े वो तेल जो है वो किस तरीके से उसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई, आवाम के ऊपर इतना बड़ा बोझ क्यों डाला गया। क्या हुकूमत ने कौन से ऐसे 500, 600 या 1000 पंप्स हैं जिनको डिलिबरेटली पेट्रोल की सेल स्लो डाउन करने के ऊपर आपने सील किया हो, या आपने उनका चलान किया हो, आपने उनको जुर्माना किया हो, या आपने उनके मालिकान को गिरफ्तार किया हो, या आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की हो। अभी तक ऐसी रिपोर्ट्स सामने नहीं आती। दूसरी बात यह कि हुकूमत ने कोई भी, जैसे कहते हैं ना कि आप डाकिया बने में आप एक रुक्का यहां से उठाते हैं दूसरी तरफ भेज देते हैं, हुकूमत तो फिर नॉन एग्जिस्टेंट है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस कम हो रही थी तो आपने कहा कि हम जनाब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा रहे हैं, आवाम को रिलीफ ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम बलूचिस्तान में सड़क बनाएंगे, हम फलां जो है ना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करेंगे, जिसकी कॉस्ट इस्लामाबाद में रहने वाला बलूचिस्तान की एक सड़क जो है उसके लिए पेट्रोल के ऊपर इजाफी 15, 16 या 17 रुपए पे करेगा। आपकी उस बात को भी किसी ने हजम कर लिया। लेकिन आज जिस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस अप गई हैं, देयर इज नो डाउट कि हम उसको बहैसियत एक ऐसा मुल्क जो अपनी ज़रूरत के मुताबिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खुद प्रोड्यूस नहीं करता और हाईली डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे, जो हम खलीजी ममालिक से करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगी तो हमें बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन जो आपके पास बफर क्रिएट हुआ था वहां पर हातिम ताई की कब्र पर लात मारनी थी। आप 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना वो जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आप बलूचिस्तान की सड़क के नाम पर वसूल कर रहे हैं, आप फिल वक्त ना करें। अवाम पर जो इतना बड़ा बोझ एकदम ट्रांसफर किया गया है, आप उस सड़क की मद में कम से कम जो आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाई थी, आप उसको रिवर्स करके उसको डीजल पे शिफ्ट करके मुमकिन बनाएं इस बात को कि लोगों तक जो है वो इसका असरात कम से कम पहुंचे। लेकिन हुकूमत को इस बात की जब टेंशन ही नहीं है कि उसने अवाम से जाना है, अवाम से वोट लेने हैं, अवाम के वोटों की बुनियाद पर हुकूमत में आना है, तो हुकूमत फिर इसी तरीके से फैसले करेगी। आप अंदाजा लगाइए, यानी छुरी लेकर खड़े हैं आप। और इस वक्त आप चले जाएं मार्केट्स में, सूरत हाल देख लें। रमज़ान का महीना, रमज़ान के महीने में हम जाहिर है कि यहाँ पे जो दुकानदार हैं या जो कारोबारी तबका है या जो ताजिर हजरात हैं उनकी बुराई बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हुकूमत की बात कर लें। ये इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है?
جو پرائس لسٹ ہے جو چاہے سبزی کے نرخ ہوں چاہے فروٹس کے نرخ ہوں وہ سبزی منڈی کے بھی موجود ہوتے ہیں. اسلام آباد کی بات کر لیں تو جنا سپر جو ہے اس کے بھی موجود ہوتے ہیں. آپ جائیں اور جا کر کوئی ایک ریڑھی والا کوئی ایک سبزی کی دکان والا بتائیں کہ جو پرائس لسٹ کو 100% فالو کرتا ہو اور عوام کو جو سرکاری سطح کے اوپر نرخ جاری کیے گئے ہیں وہ اس نرخ کے اوپر جو سبزی یا فروٹ ہے وہ فراہم کرتا ہو. یا پھر آپ یہ بتا دیں کہ چلیں وہ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی کرتی ہو حکومت. کتنے پیٹرول پمپ ہیں جن کے سامنے آپ دیکھیں گے کئی کلومیٹر لمبی اور لوگوں کی ذہنیت آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ فار ایگزامپل ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں پتا تھا کہ 55 روپے جو ہے اس کا فرق آ جائے گا, لیکن ایک گاڑی کی سٹوریج کیپیسٹی جس وقت آپ نکلے ہوں گے گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے کتنی ہوگی, کتنا آپ کے پاس جو ہے وہ تیل ریکوائرڈ ہوگا. 20 لیٹر کا کیا مطلب ہے 55 روپے کے حساب سے دیکھ لیں تو 100 لیٹر کا مطلب ہے 5500, 200 لیٹر 10 لیٹر کا مطلب ہے 5500 اور 20 لیٹر کا کتنا مطلب 1100 روپے 550 روپے. سوری میں اگین میتھمیٹکس میری بھی خود بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. 550 روپے اور 550 روپے 1100 روپے بچانے کے لیے 20 لیٹر تیل کے پیچھے 3 گھنٹے آپ پیٹرول پمپ کے سامنے لائن میں لگتے ہیں اور ایک منٹ کے بعد اپنی گاڑی کے انجن کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں, اس کو ایک گاڑی اور آگے کرتے ہیں, پھر آپ اس کو بند کر دیتے ہیں. اس دوران آپ 700-800 روپے کا 900 روپے کا جو ہے وہ اپنا پیٹرول اپنی گاڑی میں جلاتے ہیں اور پھر آپ 1100 روپے کم کا 200 روپے کی بچت کے لیے آپ 3 گھنٹے ضائع کرتے ہیں. عوام کے لیے ٹربل کریٹ کرتے ہیں جن کو اصل میں دراصل اس وقت پیٹرول کی ضرورت ہے وہ نہیں لے پاتے. پیچھے جو ٹریفک کریٹ ہوتا ہے اس میں ہزاروں گاڑیاں سینکڑوں گاڑیاں پھنس کے وہ اپنے لاکھوں روپے کا پیٹرول جو ہے وہ جلا دیتے ہیں. تو یہ ایک اوور آل مینٹالٹی ہے. ذخیرہ اندوزی جو ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اب یہ گفتگو ہم نے کہیں سے شروع کی تھی کہیں نکل گئی, لیکن جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کے حوالے سے یہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ کو شرم نہیں آتی تو پھر کب آپ کو شرم آئے گی. کرونا وائرس جس وقت آیا اس وقت پینک بائنگ ہولڈنگ ذخیرہ اندوزی کرنا آپ نے شروع کر دی. وہ ماسک جو اب 5 روپے میں بھی کوئی نہیں خریدتا 10 روپے میں بھی کوئی نہیں خریدتا وہ 200-300 روپے کا بک رہا تھا. وہ ماسک جو آج شاید 100-150 روپے کا K95 غالباً اس کا نام تھا وہ 3-3 ہزار روپے میں ایسے دیا جاتا تھا جیسے آپ کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہیں. وہ جو ہینڈ سینیٹائزرز ہیں وہ کس طریقے سے چلے گئے تھے اور اس وقت بھی میں اپنی ویڈیوز میں نے متعدد بار کہا کہ خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن ہو اللہ میاں کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ آ جائے کہ پرسوں جو ہے وہ قیامت آنی ہے تو یہ جو لوگ ہیں ان کی مینٹالٹی تو یہ ہے کہ یہ مسلح اور ٹوپیاں یہ مہنگی کر دیں گے, جائے نماز جو ہے وہ آپ کو مہنگی ملے گی, وہ بلیک ہو جائے گی کہ جو ہے وہ قیامت آنے والی اور لوگ جو ہے وہ بڑی ڈیمانڈ ہو گئی ہے مسلح کی. اب یہ ساری صورتحال ہے اور جو جنگ ہے اس جنگ کے اثرات اب پاکستانی سرحدوں کے اندر آنا شروع ہو چکے ہیں اور آپ مختلف جو اس وقت اعداد و شمار دینے والی ویب سائٹس ٹویٹر ہینڈلز وہ موجود ہیں. ساؤتھ ایشیا انڈیکس لکھتا ہے کہ جو ایران کے لیے حمایت ہے US ایران اسرائیل وار میں وہ پوری دنیا کے ممالک انہوں نے ان کی لسٹ بنائی, اس میں سب سے زیادہ حمایت جو ہے ایران کی اس جنگ میں وہ پاکستان میں 74% ان کے اعداد و شمار کے مطابق لوگ ہیں وہ اس جنگ میں ایران کے ساتھ ہیں, اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہے. انڈونیشیا میں 62% ہے. اب ایک ایسا معاملہ جس میں 74% پاکستانی اگر اس جنگ میں ایران کے ساتھ ہیں, پاکستان اس میں فریق بننا افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن اس سارے معاملے میں ڈپلومیٹیکلی پاکستان کے لیے چھوڑ دیں اس بات کو کہ سعودی عرب کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے یہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹک ایفرٹ کرے اس ٹینشنز کو ڈیفیوز کرنے کے لیے, کیونکہ اگر یہ جنگ پرسسٹ کرتی ہے جاری رہتی ہے تو ابھی تو 55 روپے آپ نے اضافہ دیکھا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان میں شروع ہو جائیں گی اور یہاں کے غریب عوام جو ہیں وہ آلریڈی ایک پسا ہوا طبقہ ہے. حکومت نے اس میں اپنے عللے تللے اور اپنے اخراجات کم کر کے نہیں دکھانے, انہوں نے ڈاکیے کی طرح ایک پوسٹ مین کی طرح رکا وہاں سے اٹھانا ہے اور اٹھا کر ہمارے دروازے کے اوپر رکھ دینا ہے. دیکھتے ہیں سچویشن کیسے انفولڈ ہوتی ہے. کچھ بہت ہی اہم چیزیں سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہیں اس پر بھی بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.